हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 10, चैप्टर 101, रूही प्रेग्नेंट। विक्की ने निक्की की तरफ देखा। क्या हुआ? विक्की ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्योंकि निक्की ने काफी तेज चिल्लाया था। तभी निक्की ने विक्की का कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचा और विक्की के होठों को छू लिया। वही विक्की निक्की की ये हरकत से वही जम गया। वो काफी हैरान था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि निक्की उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। निक्की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही विक्की भी नॉर्मल हो गया था। निक्की विक्की को किस करके उससे दूर हो गई और वो सामने देखने लगी। उसने एक बार भी विक्की को नहीं देखा। वही विक्की अभी भी निक्की को देख रहा था। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। निक्की ने एक गहरी सांस लेते हुए विक्की से कहा, जिससे विक्की होश में आया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। निक्की ने विंडो से बाहर देखा और मन ही मन हंसने लगी। उसने विक्की की तरफ फेस नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विक्की उसे शर्माते हुए देखे। ये क्या था? क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? विक्की ने निक्की से पूछा, पर निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं भी तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, हिसाब बराबर, निक्की ने मन में कहा। तभी विक्की ने निक्की को अपने करीब खींचा और उसे किस कर दिया। अब हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर विक्की गाड़ी चलाने लगा। वहीं निक्की शॉक थी, क्योंकि विक्की ने अचानक उसे किस कर दिया था और साथ ही उसके मन की बात भी उससे पता चल गई कि वो क्या सोच रही है। विक्की के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो देखकर निक्की को भी काफी अच्छा लगा। कुछ ही देर में विक्की की गाड़ी एक बंगले के पास रुकी। विक्की ने गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी से बाहर आकर निक्की की तरफ का डोर खोला। निक्की भी बाहर आए। ये हम कहाँ आए हैं? निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। ये हमारा घर है। विक्की ने निक्की का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। हमारा घर? निक्की ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। तभी विक्की ने निक्की की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, एक्चुअली मैं अभी बॉस के दिए हुए घर में ही रहता था, बट शादी बात हम यहाँ रहेंगे। विक्की ने निक्की को बड़े प्यार से देखते हुए कहा। विक्की ने आगे कहा, मैं ज्यादातर बॉस के साथ ही रहता हूँ, इस वजह से मेरी जो भी सैलरी होती थी वो सेफ ही रहती थी, जिस वजह से मैंने आपने और तुम्हारे लिए ये खरीद लिया। सो क्यूट। इतना कहकर निक्की विक्की के गले लग गई। सच कहूं तो मुझे ये जहर बहुत पसंद आया, यहाँ हर एक चीज परफेक्ट है, निक्की ने चारों तरफ देखते हुए कहा। बट एक प्रॉब्लम है, निक्की ने धीरे से कहा। तभी विक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? वो मैंने अभी तक हम दोनों के बारे में मॉम डैड को नहीं बताया है, मुझे पहले उन्हें बताना होगा, निक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे मॉम डैड को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम होगी? विक्की ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। नहीं नहीं, मेरे मॉम डैड को तो तुम काफी पसंद आओगे, बट बात यह है कि मैंने अपने मॉम डैड से कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, निक्की ने थोड़ा उदास होकर कहा। मैं उन्हें चैलेंज करके निकली थी और अब मैं जब उन्हें कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, निक्की ने पप्पी फेस बनते हुए कहा। तो तुम क्या चाहती हो? विक्की ने शक भरी नजरों से निक्की को देखा, क्योंकि उसके खुराफाती दिमाग में कुछ तो चल रहा था। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे मोम डैड को किसी भी तरह इम्प्रेस करो और वो मेरी और तुम्हारी शादी के लिए खुद ब खुद राजी हो जाए, निक्की ने विक्की के गालों को सहलाते हुए कहा। ओह, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा किया हुआ सब मैं अपने सर ले लूं? विक्की ने मन ही मन हंसते हुए कहा, क्योंकि अब उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। ओके डन, विक्की ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें घर बताता हूँ। इतना कहकर विक्की और निक्की घर देखने लगे। निक्की को बंगला काफी पसंद आया था। वो दोनों बाद में लिविंग रूम में आकर बैठ गए। तभी विक्की ने निक्की को देखते हुए पूछा, अगर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को इम्प्रेस कर लिया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? निक्की ने कुछ सोचा और बोला, तुम जो चाहो वो। अगर तुम की इतना बोलकर निक्की अटक गई और विक्की से थोड़ी दूर हो गई। मैं सिर्फ किस नहीं, मैं तो उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहता हूँ, इसलिए सब चीज के लिए रेडी रहना, विक्की ने निक्की को आंख मरते हुए कहा, जिससे निक्की की आंखें बड़ी हो गई। बेशर्म इंसान, कितनी घटिया बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? निक्की ने विक्की के शोल्डर पर मरते हुए कहा। नहीं, और अगर शर्म करूंगा तो वो सब कैसे करूंगा? विक्की के फेस पर एक तिरछी शातिर मुस्कान थी, जिससे निक्की को अब विक्की की हरकत से थोड़ा डर लग रहा था। निक्की ने हिम्मत करते हुए कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ। निक्की और विक्की दोनों बात करते हुए ही वहां पर सो गए। कब टाइम बीत गया उन दोनों को ही पता ना चला।
अगली सुबह जब विक्की उठा तो उसने देखा कि वो निक्की को बाहों में बाहर कर सोया है और निक्की भी उसे हक कर के सोई थी। क्या तुम मुझे टक्कर देने के लिए पैदा हुई हो? हमेशा मेरी बात का मुकाबला करती रहती हो। विक्की ने मन में निक्की को देखते हुए कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत रूही भी आपने हनीमून से वापस आ गई थी। वो और निक्की काफी खुश थे क्योंकि दोनों की लाइफ में अब अच्छा ही हो रहा था। रूही अपनी स्टडी कर रही थी तभी शौमिक उसके पास आया और रूही के बालों को सहलाते हुए उसे देखने लगा। मैं कुछ दिन के लिए एब्रॉड जा रहा हूँ, शौमिक ने रूही को बड़े प्यार से कहा। ये सुनकर रूही ने अपनी नज़र बुक में से हटाकर शौमिक को देखा और पूछा क्यों और किस लिए और जाना जरूरी है। क्योंकि रूही नहीं चाहती थी कि शौमिक उससे दूर जाए, इसलिए वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। ऑफिस का काम है, जल्दी ही लौटूंगा, शौमिक ने रूही के बालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा। मत जाओ, रूही ने इतना कहकर शौमिक को हक कर लिया। प्रिंसेस, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, बट जाना जरूरी है, शौमिक ने रूही को हक करते हुए कहा। रूही भी समझदार थी इसलिए उसने बाद में कुछ नहीं कहा और शौमिक को और कसकर हक कर लिया। ठीक है, बट जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रूही ने पूछा, कब जा रहे हो और कब वापस आओगे? आज रात को ही और 7 या 8 दिन बाद, शौमिक ने रूही से कहा। जल्दी ही रात हो गई और शौमिक जाने ले लिए रेडी हो गया। वो रूही के पास आया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और ज्यादा उठपटंगे हरकतें मत करना। शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया। आई लव यू माई प्रिंसेस। आई लव यू टू, इतना कहकर रूही ने शौमिक को मुस्कुराते हुए देखा। शौमिक जाने लगा तभी रूही ने उसे आवाज लगाई, शौमिक। शौमिक रुका और उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूही दौड़कर उसके पास आए और उसके होठों को चूम लिया। अपना ख्याल रखना और जल्दी से आ जाना, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर वो काफी उदास थी। ओके, शौमिक इतना कहकर वहां से चला गया। एक वीक ऐसे ही बीत गया। रूही एक दिन कॉलेज से घर वापस आई तो उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए वो सीधा रूम में जाकर सो गई। उससे लगा कि शायद वो अभी एग्जाम की वजह से जाग रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। रूही ने अपने एग्जाम अच्छे से दे दिए थे इसलिए अब रेस्ट करना चाहती थी। रूही जब शाम को सोकर उठी तो उसने शौमिक को कॉल किया। शौमिक, कब वापस आ रहे हो? एक वीक हो गया है, रूही ने उदास आवाज में पूछा। मैं कल वापस आ रहा हूँ, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? रूही शौमिक की बात सुनकर बहुत खुश थी, पर तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर रूही ने फोन रख दिया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। रूही वॉमिटिंग करके बाहर आए और उसने अपना फेस साफ किया। उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी जिस वजह से वो डॉक्टर मयूरी के पास चली गई। डॉक्टर मयूरी ने रूही का चेकअप किया और वो बाहर आए। रूही, क्या तुम्हारे पीरियड मिस हुए हैं? डॉक्टर मयूरी ने रूही से पूछा। हाँ, बट पीरियड अनरेगुलर 2-3 महीनों से हो रहा है, रूही ने डॉक्टर मयूरी को बताते हुए कहा। ठीक है, फिर भी हम एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो हम पीरियड की दवाई शुरू करेंगे। डॉक्टर मयूरी ने इतना कहकर रूही को एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट दी। रूही वॉशरूम गई और वहां जाकर उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। 5 मिनट बाद रूही ने उस पट्टी को चेक किया जिसमें 2 रेड कलर की लाइन बता रही थी। यानी मैं प्रेग्नेंट हूँ, रूही ने खुश होकर उस पट्टी को देखते हुए कहा। चैप्टर 102 शौमिक की मौत। रूही बहुत खुश थी, वो अब चाहती थी कि शौमिक घर आए और वो उसे जल्दी से ये बताए। रूही ने दवाई ली और घर वापस आई। शाम के 5 बज गए थे। रूही अपने रूम में आकर बैठी ही थी कि तभी फिर से शौमिक का कॉल आया। रूही ने खुशी खुशी फोन उठा लिया। रूही, क्या तुम ठीक हो? शौमिक ने रूही की फिक्र करते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, रूही ने शौमिक से कहा। तो शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? वो तो तुम आओगे तभी बताऊंगी, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। ये क्या बताने वाली? क्या ये एग्जाम में टॉप आए है? शौमिक ने खुद से ही बातें करते हुए कहा और विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन उठाया तब शौमिक ने सख्त आवाज में कहा, क्या मैंने जैसा कहा था वो हो गया? जी बॉस, पर विक्की इतना बोलकर रुक गया। पर क्या? शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा।
वो बॉस रूही मैडम के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए, विक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि विक्की को शौमिक से डर लगता था। विक्की ने शौमिक का वो रूप देखा है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं रूही को अच्छे से जानता हूँ, वो इतनी कमजोर नहीं है। शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। प्यार में अच्छे अच्छे कमजोर हो जाते हैं, फिर रूही मैडम तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, विक्की ने खुद से कहते हुए कहा। अगले सुबह रूही जब उठी तब वो काफी वीक फील कर रही थी और उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी, जिस वजह से रूही कॉलेज नहीं गई। रूही कुछ देर बाद उठी तो उसने देखा कि सुबह के 8:30 बज गए हैं। रूही ने शॉवर लिया और जल्दी से फ्रेश हो गई। रूही ने आज शौमिक की पसंद का ब्लैक कलर पहना था। आज उसने साड़ी पहनी थी। उसने उस साड़ी पर ब्लैक कलर की चूड़ियां और छोटे इयररिंग पहने। उसने हल्का मेकअप किया और मिरर में देखते हुए खुद से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं और जब मैं तुम्हें भी ये बात बताऊंगी तो तुम भी काफी खुश होगे। रूही ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। उसने अपना फोन लिया और शौमिक को फोन किया। शौमिक ने फोन उठाया। क्यों बार बार फोन कर रही हो? शौमिक ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। क्या हुआ है शौमिक तुम्हें? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम कब आ रहे हो, रूही ने थोड़ा उदास होकर कहा। अगर तुम बार बार ऐसे ही फोन करती रहोगी तो मैं कभी नहीं आऊंगा, शौमिक ने कठोर आवाज में कहा। अब फोन रखो, मुझे और भी बहुत काम है, शौमिक ने रुड होकर कहा और फोन रख दिया। वही शौमिक का ऐसा बर्ताव देखकर रूही की आंखें नम हो गई। शौमिक ऐसा क्यों कर रहा है? रूही ने अपने कपड़े चेंज किए और गुस्से में घर से चली गई। रूही निक्की के पास गई और गुस्से में लिविंग रूम में जाकर बैठ गई। क्या हुआ, मेरी माँ कुछ बोलेगी भी? निक्की रूही के पास आए और उससे पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। तुम्हें पता है वो घटिया इंसान मुझे कह रहा है कि मुझे फोन करके बार बार परेशान मत करो, रूही काफी गुस्सा कर रही थी। रूही मेरी जान देखो, मैं प्रोफेसर जीजू की साइड नहीं ले रही, पर तुम तो अच्छे से जानती हो कि जीजू कितना काम करते हैं, शायद वो किसी बात से परेशान हो इसलिए तुझे ऐसा कहा हो, निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। तुम सच कह रही हो, पर रूही ने थोड़ा रुक कर बोला, पर मुझे शौमिक का ऐसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रूही को भी अब बुरा लग रहा था। वो अपने कमरे में चली गई। रूही बेड पर जाकर बैठ गई। उसने अपने फोन को देखा। उसने फोन उठाया और शौमिक को एक मैसेज किया। वहीं दूसरी तरफ शौमिक काफी उदास होकर एयरपोर्ट पर बैठा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था क्योंकि उसने कांच का टेबल तोड़ दिया था। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंच। शौमिक की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। शौमिक ने वो मैसेज देखा तो रूही का था। शौमिक ने वो मैसेज ओपन किया। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम शायद काम की वजह से परेशान हो, पर तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। शौमिक ने जब वो मैसेज पढ़ा तो वो और गिल्टी फील कर रहा था। उसने विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन उठाया तो शौमिक ने कहा, रूही को ये इन्फॉर्म कर दो कि मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ओके बॉस, विक्की ने जब ये कहा तो शौमिक ने फोन कट कर दिया। विक्की ने फोन को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, बॉस आप ये रूही मैडम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इतना बोलकर वो शौमिक के घर गया। जब रूही वहां नहीं मिली तो विक्की सीधा निक्की के घर गया क्योंकि उसे पता था कि रूही वही होगी। रूही मैडम कहाँ है? जब निक्की ने दरवाजा खोला तो विक्की ने पूछा। आपने कमरे में, निक्की ने विक्की से कहा। तुम उन्हें ये मैसेज दे देना कि बॉस शाम तक इंडिया आ जाएंगे, विक्की ने निक्की से कहा ही था कि तभी रूही के रूम का दरवाजा खुला। विक्की तुम यहाँ? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, वो आपको ये बताने आया था कि बॉस शाम तक इंडिया पहुंच जाएंगे, विक्की ने जब ये कहा तो रूही ने मन में सोचा, तो शौमिक ने मुझे क्यों नहीं कहा? क्या वो मुझे से इतना नाराज है कि वो मुझे से बात भी नहीं करना चाहता है? रूही बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई। वो बेड पर जाकर बैठ गई और बस शौमिक के बारे में सोचती रही। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मेरा प्यारा बच्चा आप फिक्र मत करो, आपके डैड बहुत अच्छे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। रूही ने अपने पेट की तरफ देखते हुए कहा और वो सोचते हुए ही सो गई। रूही की आंख शाम को खुली। रूही रूम से बाहर आए और निक्की को देखने लगी। वो किचन में कॉफी बना रही थी। निक्की मेरे लिए भी कॉफी बना दे, रूही ने जब ये कहा तो निक्की उसे शौक होकर सके रही थी क्योंकि रूही ने आज तक कभी कॉफी नहीं पी थी।
आयो शो कि तुझे कॉफी पीनी है? निक्की ने रूही से पूछा। वही रूही को सच में कॉफी की स्मेल सूंघकर कॉफी पीने का मन हो रहा था और ये उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था। ओके, निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉफी बनाने लगी। निक्की ने कॉफी का मग रूही को दिया ही था कि निक्की का फोन बजा। निक्की ने फोन पर नाम देखा तो चुड़ैल लिखा था। ये तान्या की बच्ची मुझे अभी क्यों फोन कर रही है? निक्की ने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। निक्की, क्या तुमने अभी न्यूज़ देखी? तान्या ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। नहीं, और तुझे मैं कोई न्यूज़ चैनल वाली लग रही हूँ जो न्यूज़ देखती रहूंगी? मुझे कोई काम नहीं है, निक्की ने चिढ़ते हुए बोला। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आज की न्यूज़ आगे तुम देखोगी तो शॉक रह जाओगी। तान्या ने इतना कहकर फोन रख दिया। हुआ, आज की न्यूज में क्या है जो मैं देखूंगी तो शॉक रह जाऊंगी? इतना बोलते हुए निक्की ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लगाई। जब उसने न्यूज चैनल ऑन किया तो वो शॉक हो गई। वहीं पीछे कांच के टूटने की आवाज आई। निक्की ने पीछे मुड़कर देखा तो रूही शॉक होकर खड़ी थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके हाथ में कॉफी का मग था, वो जमीन पर गिर गया था। रूही ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नो, ये नहीं हो सकता। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी निक्की रूही के पास आए। मुझे लगता है ये झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, निक्की ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। वही एक रिपोर्टर गर्ल बोल रही थी। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर शौमिक वालिया का आज प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। प्लेन इतनी तेजी से क्रैश हुआ कि उनकी बॉडी मिलना भी मुश्किल है। वो रिपोर्टर गर्ल बार बार ये बोले जा रही थी। तभी निक्की ने टीवी बंद कर दिया। रूही, ये सब झूठ है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी विक्की को फोन करके पूछती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निक्की ने इतना कहकर विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन उठाया तब विक्की ये न्यूज चैनल पर जीजू के बारे में क्या बकवास बातें बता रहे हैं? निक्की ने थोड़ा गुस्से में कहा। वो बकवास बात नहीं है, वो सच है, विक्की ने थोड़ा उदास आवाज में कहा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? निक्की को भी अब वो न्यूज पर यकीन हो रहा था क्योंकि खुद विक्की ने ये कहा कि वो सच है और वो शौमिक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए। नहीं निक्की, ये बात सच है, बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे। विक्की की आवाज में एक दर्द और तकलीफ थी। निक्की ने फोन रख दिया और रूही की तरफ देखा जो अभी भी रोए जा रही थी। चैप्टर 103, इस बच्चे को भी यूं ही मर दे। निक्की रूही के पास आए और रूही को गले लगा लिया। रूही, प्लीज हिम्मत रख। इतना कहकर निक्की भी रूही के साथ रोने लगी। रूही बेहोश ही होने वाली थी कि निक्की ने जल्दी से उसके गालों को थपथपाया, पर रूही बेहोश हो गई। निक्की ने जल्दी से डॉक्टर मयूरी को बुलाया। निक्की, रूही को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए वरना इसके बच्चे को भी नुकसान होगा। डॉक्टर मयूरी ने जब ये कहा तो निक्की शॉक थी क्योंकि निक्की को पता ही नहीं था कि रूही प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मयूरी वहां से चली गई। वहीं निक्की रूही के पास ही थी। कुछ ही देर में रूही को होश आ गया। रूही, तू आराम कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आए, निक्की ने रूही से कहा। मुझे घर जाना होगा, माँ और दादी मुझे सबको भी तो देखना है, रूही ने निक्की को रोकते हुए कहा। ठीक है, तुझे घर जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, तू प्रेग्नेंट है, निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। वही जब रूही ने निक्की के मुंह से ये सुना तो वो थोड़ा हैरान होकर निक्की को देखने लगी। देख रूही, मैं जानती हूँ कि तुझे पर क्या बीत रही है, पर अब तुझे इस जान का भी ख्याल रखना होगा, निक्की ने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ, प्लीज स्ट्रेस मत लेना वरना बच्चे को भी नुकसान होगा, निक्की ने बड़े प्यार से रूही को समझाया। रूही ने अपनी गर्दन हिलाई और निक्की उसे घर ड्रॉप करने चली गई। रूही और निक्की वालिया हाउस पहुंच गए। जब रूही और निक्की वहां गए तो वहां पहले ही सब रो रहे थे और विक्की भी वहां मौजूद था। रूही मिसेज जानवी के पास गई। मिसेज जानवी ने रूही को रोते हुए कहा, रूही ये सब क्या हो गया? इतना कहकर मिसेज जानवी फिर से रोने लगी। माँ, रूही भी रोना चाहती थी पर वो नहीं चाहती थी कि वो जिसे हिम्मत देने आए हैं उन्हें और रुलाए। मिसेज जानवी ने रूही की तरफ देखा। मॉम, अभी शौमिक की बॉडी नहीं मिली है और मुझे पता है कि वो जिंदा है, रूही ने मिसेज जानवी को समझते हुए कहा। तभी मिसेज जानवी ने रोते हुए बोला, रूही बेटा, शौमिक जिस प्लेन में था वो बहुत बुरी तरह क्रश हुआ है और शौमिक का बच पाना। इतना कहकर मिसेज जानवी फिर से रोने लगी। तभी वहां कुछ पुलिस आए। मिसेज वालिया, तभी रूही पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई। मैं शौमिक की वाइफ हूँ, रूही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी उस पुलिस ऑफिसर ने एक बैग आगे करते हुए कहा, ये मिस्टर वालिया की कुछ चीजें प्लेन के पास से मिली है जहां उनका प्लेन क्रॉस हुआ था।
रूही ने उस बैग को हाथ में लिया और उस बैग में जो चीजें थी उसको देखा। वो सभी चीजें शौमिक की थी, उसका वॉलेट, उसकी वॉच और फोन और भी कई चीजें थी। रूही को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, इतना कहकर रूही शौमिक के कमरे में चली गई। रूही ने दरवाजे को लॉक कर दिया और वो रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ निक्की ने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं जानती हूँ कि आप लोगों का दुख काफी ज्यादा है, पर ऐसे ही आप रोते रहोगे तो एक दूसरे को हिम्मत कौन देगा। निक्की दादी के पास आए और उनसे कहा, रूही को आप लोगों की जरूरत है। जिस तरह आप लोग ने अपना बेटा और पोता खोया है, उसने तो अपना पति और प्यार खोया है। उस पर क्या बीत रही होगी ये जरा सोचे। तुम ठीक कह रही हो, हम रूही को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मिसेज जानवी ने निक्की से कहा। रूही ने कुछ खाया नहीं है, क्या मैं उसे कुछ खिला कर आऊं, निक्की ने मिसेज जानवी से पूछा। मिसेज जानवी ने सिर्फ हमम में जवाब दिया। तभी निक्की रूही के लिए खाना लेकर ऊपर चली गई। निक्की के कई बार कहने पर रूही ने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो निक्की ने देखा कि रूही ने रो रो कर अपनी आंखें सूजा ली है, वो अभी भी रो रही थी। निक्की रूम में आए और उसने दरवाजा बंद किया। रूही चल अब जल्दी से खा ले, मुझे भूख नहीं है। रूही ने निक्की की तरफ से मुंह फेर लिया। तभी निक्की ने गुस्से में रूही से कहा, ठीक है मत खा और एक काम कर, इस बच्चे को भी यूं ही मर दे। तू इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि तू एक बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रही है, वो अभी दुनिया में भी नहीं आया है और तू उसे किस बात की सजा दे रही है। निक्की काफी गुस्से में थी, पर वो सिर्फ रूही की भलाई के लिए कर रही थी। क्या प्रोफेसर जीजू होते तो तुझे इस हाल में भूख ही रहने देते, ये तो सोच कि ये तुम दोनों के प्यार की निशानी है। निक्की ने रूही को काफी समझाया, जिससे रूही ने निक्की की बात मानकर खाना खा लिया। तभी रूही ने निक्की का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू मुझे से प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर क्यों, निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। सब लोग अभी काफी टेंशन और परेशान हैं, मैं नौ चाहती हूँ कि उन्हें ये खबर ऐसे दो वक्त आने पर मैं सबको बता दूंगी, रूही ने निक्की से कहा। तो निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब तक तू नहीं चाहती तब मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है। रूही ने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। तभी निक्की ने रूही को गले लगा लिया, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, अब तुझे ही इस बच्चे को अच्छे से संभालना है। निक्की इतना कहकर वहां से चली गई। तभी रूही ने झुककर अपने पेट को देखा और उस पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा कुछ देर के लिए भूल गए थे कि आप भी अब मेरी जिम्मेदारी हो। आज के बाद मम्मा आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रूही कभी वालिया हाउस रहती तो कभी शौमिक के घर पर। एक दिन रूही कॉलेज खत्म करके वालिया हाउस आई, वहां मिस्टर ऋषभ वालिया बैठे थे। रूही बेटा इधर आओ, मिस्टर वालिया ने रूही को अपने पास बुलाया। रूही उनके पास गई, क्या बात है डैड, कॉलेज के बाद तुम फ्री रहती, मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी ज्वाइन कर लो। मिस्टर वालिया ने रूही से जब ये कहा तो रूही पर डैड रूही की बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर वालिया ने कहा, देखो रूही माना मत करना, तुम्हारा मन भी लग रहेगा और कंपनी को थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। जब से शौमिक गया है तब से कंपनी का माहौल काफी बदल गया है। मिस्टर वालिया की बात सुनकर रूही ने थोड़ा गौर किया, ठीक है डैड, मैं कल से कंपनी ज्वाइन करूंगी। पर रूही इतना बोलकर रुक गई। तभी मिस्टर वालिया ने पूछा, पर क्या रूही, क्या मैं शौमिक का केबिन यूज कर सकती हूँ? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। मिस्टर वालिया ने जब ये कहा तो रूही उनके गले लग गई। अगले दिन रूही जब ऑफिस गई तो रूही को वहां देखकर राज काफी शॉक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रूही शौमिक की वाइफ है। रूही यहाँ, राज ने कंफ्यूज होकर खुद से कहा, हेलो एवरीवन, ये रूही है शौमिक की वाइफ और आज से तुम्हारी न्यू बॉस। मिस्टर ऋषभ वालिया ने आपने एम्प्लॉय से कहा। तभी सब ने रूही का वेलकम किया। तभी राज रूही के पास आया, रूही क्या तुम बॉस की वाइफ हो और ये कब हुआ, तुमने मुझे बताया कि नहीं? राज ने एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया। राज, मैं अभी कोई बात का जवाब नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ मैं शौमिक की वाइफ हूँ। इतना कहकर रूही शौमिक के केबिन में चली गई, जहां अब रूही का नाम लिखा हुआ था। कस आज तुम मेरे साथ होते तो आई मिस यू। रूही की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे शौमिक की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे शौमिक की कही हुई बात याद आई, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता। रूही के कानों में शौमिक की ये कही हुई बात बार बार गूंज रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख दिया। क्या शौमिक को पहले से ही पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था?
रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अगर तुम्हें पता था तो तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। रूही ने जल्दी से अपने आंखों में आंसू को साफ किया, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। चैप्टर 104 6 महीने बाद और रूही के लिए गिफ्ट। 6 महीने बाद रूही अपना कॉलेज खत्म करके घर गई। रूही ने शॉवर लिया और बाहर आई। वो काफी वीक फील कर रही थी। उसने कपड़े पहने और बिना खाए ही वहां से निक्की के पास चली गई। रूही, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, एक बार खुद को देख तो सही, निक्की ने रूही को समझते हुए कहा। निक्की से अब रूही की हालत देखी नहीं जा रही थी। ठीक तो हूँ और अब कैसे ठीक रहूं, रूही ने चिढ़ते हुए बोला। तू ठीक है, एक बार खुद को आईने में देख, क्या तू वही रूही है जो पहले हुआ करती थी। निक्की रूही को मिरर के पास ले गई और उसे खुद को दिखते हुए कहा, किस लिए ठीक रहूं, तू ही बता, नहीं शौमिक है और नहीं बच्चा। इतना बोलकर रूही काफी उदास हो गई। मैं जानती हूँ कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, पर गॉड एक रास्ता बंद करने से पहले दूसरा रास्ता खोला देता है। निक्की ने जब ये कहा तो रूही नकली हंसी हंसने लगी। मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई भी दरवाजा खुला है और अब मुझे किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़, तेरे लिए पास्ता बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर निक्की किचन में चली गई। तभी रूही का फोन बजा। रूही ने स्क्रीन पर नाम देखा तो डैड लिखा था। रूही ने मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। हेलो डैड। रूही, बेटा तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई, क्या सब ठीक है, मिस्टर ऋषभ ने कहा। हाँ डैड, सब ठीक है, बस अपनी दोस्त से मिलने का मन कर रहा था इसलिए यहाँ आ गई। रूही ने जब ये कहा तो मिस्टर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कोई बात नहीं, जब फ्री हो तब ऑफिस आ जाना, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो एक बार तुम सब देख लो। ठीक है डैड, मैं 1 घंटे बाद आती हूँ। रूही ने शौमिक के डैड से बात करके फोन रख दिया। रूही ने निक्की के यहाँ थोड़ा बहुत पास्ता खाया और वहां से सीधा ऑफिस चली गई। मिस्टर वालिया ने रूही को सब बताते हुए कहा, रूही बेटा क्या तुम सब संभाल लोगी ना। हाँ डैड, आप बेफिक्र होकर जाओ, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मिस्टर वालिया ने रूही के फोरहेड पर किस किया और वहां से चले गए। चलो रूही बेटा काम पर लग जाओ, रूही ने आपने आप से कहा और वहां से अपनी केबिन में चली गई। रूही केबिन में गई और वो अपने काम में बिजी हो गई। तभी उसके केबिन में राज आया। रूही, राज ने जब ये कहा तो रूही ने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। हाँ बोलो राज, रूही ने राज की तरफ देख के कहा। वो कल मिस्टर मालिक के यहाँ पार्टी है, अक्स इनविटेशन आया है, राज ने एक कार्ड देते हुए कहा। ओके तुम जाओ, मैं बाद में देख लूंगी। रूही ने वो कार्ड लेकर साइड पर रख दिया और फिर से अपना काम करने लगी। वही राज भी वहां से चला गया। जल्दी ही शाम हो गई। तभी रूही के केबिन के डोर पर नॉक हुआ। कम इन, रूही ने जब ये कहा तो विक्की अंदर आया। रूही मैडम, मिस्टर मालिक का फोन आया था, कल स्पेशल पार्टी के लिए इनवाइट किया है। विक्की ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा, मिस्टर मालिक कौन है और उनने स्पेशल इनवाइट किया। रूही ने शक भरी नजरों से विक्की को देखते हुए कहा, मिस्टर मालिक बॉस के बिजनेस पार्टनर है और वो यूरोप में रहते हैं, 5 साल बाद इंडिया आए हैं, इसलिए उन्होंने ग्रैंड पार्टी रखी है। विक्की ने मिस्टर मालिक के बारे में बताते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट या बुके लेकर भेज देना, रूही ने विक्की से कहा। तभी विक्की ने कहा, सॉरी मैम, बट मुझे लगता है कि आपको इस पार्टी में जाना चाहिए, अगर बॉस भी होते तो वो जरूर जाते। विक्की की बात सुनकर रूही सोचने लगी और उसके बाद कहा, ठीक है, पर तुम भी मेरे साथ चलना। क्यों, विक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि अगर मैं बोर हो जाऊं तो मैं उस पार्टी से जा सकूं और तुम वो पार्टी अटेंड कर सको, रूही ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके विक्की इतना कहकर वहां से जाने लगा। तभी वो रुक गया और उसने पीछे मुड़कर रूही को देखकर कहा, मैंने कल के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है तो प्लीज उन्हें माना कर दो, रूही ने विक्की से कहा। तो उसने हाँ कहा और वहां से चला गया। रूही भी देर रात तक काम करके घर गई। वो आज काफी ज्यादा थक गई थी क्योंकि वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही थी। रूही ने शॉवर लिया और बेड पर आकर बैठ गई। वो काफी ज्यादा थक गई थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो स्टडी करने बैठ गई। स्टडी करते करते रात के 2 बजे रूही को नींद आए और वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ
एक शख्स पेपर वेट को अपने हाथों से घुमा रहा था और सामने वॉल पर लगी रूही की तस्वीर को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने एक कॉफी का सिप लिया और उस वॉल पर लगी रूही की तस्वीर के पास आया और रूही के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मरते तो तुम पर लाखों होगे, पर हम तो तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उस शख्स ने दरवाजे की तरफ देखा, कम इन। तभी सुमित आया। बॉस, आपने जैसा कहा है वैसी अरेंजमेंट कर दी है, सुमित ने उस शख्स से कहा। गुड, उस शख्स ने रूही की तस्वीर को देखते हुए कहा। पर बॉस, क्या मिसेज रूही पार्टी में आएगी, सुमित ने उस शख्स से कहा। अगर अरमान मालिक कुछ चाहे तो वो जरूर हासिल कर सकता है, वो जरूर आएगी, उस शख्स ने कहा। वो शख्स कोई और नहीं था, मिस्टर अरमान मालिक था। अरमान मालिक मस्कुलर बॉडी और 8 पैक एब्स और काफी हैंडसम और गुड लुकिंग था। 6 फीट से भी ज्यादा हाइट थी, नीली आंखें जो काफी खूबसूरत लग रही थी। कितना हैंडसम था, उतना ही प्लेबॉय और फ्लर्टी इंसान था। अगर उसे कोई भी चीज पसंद आए तो वो उसे किसी भी तरह हासिल करना उसका मकसद बन जाता। सुमित अरमान मालिक का मैनेजर था। देखने में भी वो भी देखने में हैंडसम था और काफी शांत और समझदार था। उसकी हाइट 59 फीट थी, 6 पैक्स एब्स थे। अरमान मालिक का काफी वफादार इंसान था और हर वक्त अरमान का साया बनकर उसके साथ रहता था। आई होप कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, सुमित ने अरमान से कहा। डोंट वरी, वैसा ही होगा, अरमान ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। अगली सुबह रूही जल्दी ही उठ गई थी। रूही ने शॉवर लिया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज चली गई। रूही ने आज सिर्फ एक लेक्चर ही अटेंड किया और सीधा ऑफिस चली गई। रूही राज के साथ कुछ प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रही थी। रूही, क्या तुम आज पार्टी में जाने वाली हो, राज ने रूही से पूछा। हाँ, क्या तुम चलोगे, रूही ने राज से पूछा। क्या मेरा जाना ठीक होगा, राज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, मैं तुमसे कह रही हूँ और तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, रूही ने राज से कहा। तभी राज ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक्स, वैसे तुम आओगे तो मुझे शायद कंपनी मिल जाएगी, वरना मैं सच में बोर हो जाती, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी राज ने कहा, थैंक्स मत कहो, ये मेरा फर्ज है। राज ने काम खत्म करके वहां से चला गया। रूही भी थोड़ी देर आंख बंद करके चेयर पर ऐसे ही बैठी रही। तभी रूही के दरवाजे पर नॉक हुआ। रूही ने अंदर आने को कहा। तभी एक इंसान बड़ा सा बॉक्स लेकर आया। मिसेज वालिया, ये आपके लिए, उस इंसान ने कहा। क्या है और किसने भेजा है, रूही ने उस शख्स को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। तभी उस शख्स ने कहा, यह आपके लिए आज की पार्टी के लिए ड्रेस बनवाया था। ठीक है, वहां रख दो, रूही ने उसको काउच पर रखने को कहा। वो शख्स वहां पर रखकर चला गया। रूही को लगा कि विक्की ने आज की पार्टी में जाने के लिए ड्रेस बनवाया है। रूही ने उस बॉक्स को देखा और उठकर उस काउच के पास गई। रूही ने उस बॉक्स को खोलकर देखा जिसमें एक बहुत खूबसूरत ड्रेस था। रूही ने उस ड्रेस को देखा जो काफी महंगा लग रहा था। चैप्टर 105, मिस्टर अरमान मालिक। रूही ने उस बॉक्स को बंद कर दिया और विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर देखने लगी। पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, रूही ने खुद से कहा। आई होप कि कुछ बुरा ना हो, रूही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। जल्दी ही शाम हो गई। रूही घर गई और उसने उस बॉक्स को ओपन किया और ड्रेस निकली और चेंज करने चली गई। रूही बाहर आई और मिरर में आकर उस ड्रेस को देखा। वाइट कलर का अप डाउन फ्रॉक था जो ऑफ शोल्डर था और पीछे कॉसेट स्ट्रिंग थी जिससे रूही की पूरी कमर नजर आ रही थी। रूही ने एक मेसी बन बनाया। रूही ने लाइट मेकअप करके वाइन कलर की लिपस्टिक लगाई। उसने एक हॉट वाला पैंडल पहना और हाथ में डायमंड प्लेटिनम ब्रेसलेट पहना था जो किसकी वाइट कलाई पर काफी खूबसूरत लग रहा था। रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूही ने उस पर सिल्वर कलर के हाई हील्स पहनी और मिरर में एक बार फिर से खुद को देखा। क्या ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, रूही ने उस ड्रेस को देखते हुए कहा, क्योंकि आगे से वह ड्रेस रूही की थाई से थोड़ा ही नीचे आ रहा था और पीछे भी उसकी पूरी कमर नजर आ रही थी और उसकी चिकनी खूबसूरत टांगें नजर आ रही थी जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थी। रूही नीचे आई। उसने देखा कि विक्की वही खड़ा है। अब हमें चलना चाहिए, विक्की ने रूही से कहा। ठीक है, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम निक्की के साथ टाइम स्पेंड करो, रूही ने विक्की से जब ये कहा तो विक्की कंफ्यूज था क्योंकि कल तक तो रूही उसे साथ ले जाना चाहती थी पर अभी अचानक क्या हो गया। पर मैडम, विक्की की बात खत्म होने से पहले ही रूही ने कहा, पर कुछ नहीं, तुम निक्की के साथ जाओ, मैं राज को ले जाऊंगी।
ओके, विक्की के पास रूही की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो अब उसकी बॉस थी। रूही वहां से चली गई। तभी विक्की ने फोन निकाला और किसी को मैसेज किया और वो भी उस विला से चला गया। विक्की जब निक्की के घर गया तब निक्की काफी गुस्से में बैठी थी। धोखेबाज इंसान, घटिया, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, मैं आज तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, निक्की ने गुस्से में विक्की को धक्का देते हुए कहा। अरे मेरी माँ, पहले ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है। विक्की ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया ताकि निक्की उसे मार ना सके। मुझे टाइम नहीं दे रहे हो और पूछ रहे हो किया क्या है। 1 महीने बाद हमारी शादी है और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। निक्की विक्की पर मुक्कों की बरसात कर रही थी। तभी विक्की ने इरिटेट होकर निक्की का हाथ पकड़ कर लिया और उसे दीवार से लगा दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें टाइम क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? विक्की ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। वहीं निक्की की सांसें फूल रही थी। अच्छे से जानती हूँ, पर जब मेरी दोस्त मुझे टाइम दे सकती है तो तुम क्यों नहीं एटलीस्ट एक कॉल तो उठा ही सकते हो? निक्की ने गहरी सांसें लेते हुए कहा क्योंकि गुस्सा में होने की वजह से निक्की की सांसें तेज हो गई थी। उठा सकता हूँ, पर जब तुम मुझे मीटिंग के टाइम पर फोन ना करो तब। विक्की ने निक्की को टोंट मारते हुए कहा। अभी भी निक्की गुस्से में ही विक्की को देख रही थी। तभी विक्की ने निक्की के हाथों को कसकर दीवार के साथ सटा दिए और उसे किस करने लगा। वहीं निक्की की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। वही विक्की निक्की को पैशनेट किस कर रहा था। निक्की का गुस्सा भी धीरे धीरे काम हो गया और वो भी विक्की को किस कर रही थी। विक्की ने जब निक्की के हाथों को छोड़ दिया तो निक्की के हाथ अपने आप ही विक्की के बालों में चलने लगे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी क्योंकि विक्की 1 महीने बाद निक्की से मिला था। उनकी बात तो होती थी बट सिर्फ हाय हेलो तक ही क्योंकि विक्की काफी बिजी रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रूही गाड़ी में बैठी और वो विंडो के बाहर देख रही थी। उससे आज एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। रूही ये भी नहीं समझ पा रही थी कि ये बेचैनी उसे क्यों हो रही है। रूही ने मन में सोचा, आज तक इतना अजीब फील मैंने कभी नहीं किया। क्या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? रूही सोच ही रही थी कि कुछ ही देर में मिस्टर मालिक का घर आ गया। रूही ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक शख्स विंडो से बाहर चांद को देख रहा था। तभी एक निदाई मिस्टर मालिक, सुमित सर ने कहा है कि वो आ गई। उसे तो आना ही था। अरमान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो तू, अरमान ने इतना कहा और अपना कोट पहन लिया। उसने ड्रेसिंग टेबल के पास आया और उसने एक परफ्यूम लगाया। रूही जब पार्टी में आई तो सबकी नज़र रूही पर थी। रूही काफी खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़र अपने ऊपर पकड़ रूही भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वो काफी टाइम बाद किसी पार्टी में गई थी। रूही ने सबकी नज़रों को इग्नोर किया और अंदर चली गई। तभी किसी ने कहा, वो देखो मिस्टर अरमान मालिक भी आ गए। रूही ने तभी पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां अरमान एक लड़की की कमर में हाथ डालकर नीचे उतर रहा था। उसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और कोट पर चेस्ट के पास प्लेटिनम का ब्रोच लगाया हुआ था। ब्रांडेड वॉच एंड पॉलिश किए हुए लेदर के महंगे जूते पहने हुए थे। अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वो काफी हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा था। वहां खड़ी कई लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी क्योंकि वो उस पार्टी की शान को बढ़ा रहा था। ओह गॉड, ये कितना चार्मिंग है, एक लड़की ने कहा। तभी दूसरी ने कहा, हाँ यार, मैंने आज तक मिस्टर मालिक जैसा परफेक्ट इंसान नहीं देखा। क्या हम उसे इम्प्रेस करें? एक लड़की ने कहा। कस एक रात के लिए ही वो हमें मिल जाए। तभी एक और लड़की ने कहा। वही रूही उन लड़की की बात सुनकर हैरान थी क्योंकि वो कितनी अजीब बातें कर रहे थी। पता नहीं ये लड़कियों को हो क्या जाता है? रूही ने उन लड़कियों को देखकर अपने मन में कहा। आई होप कि आप सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तभी अरमान की प्यारी और मोहक आवाज सबको सुनाई दी। यस, तभी सब ने एक साथ कहा। वही रूही ने मन में सोचा, एंजॉय, ऐसा लगता है कि यहाँ बोर होने के सिवा कुछ नहीं है। रूही अरमान ने आपने साइड खड़ी लड़की को जाने को कहा और वो धीरे धीरे रूही के पास आ रहा था। वही रूही को भी जब फील हुआ कि अरमान उसके पास ही आ रहा है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। रूही ने जब देखा कि अरमान उसके काफी पास आने लगा है तो वो जल्दी से पीछे मुड़ गई। क्या ये मेरे पास आ रहा है? तभी रूही के कान में एक प्यारी सी आवाज आई, तुम्हारा बैग काफी खूबसूरत नजर आ रहा है।
ये सुनकर रूही वही जम गई क्योंकि उससे ये वर्ड अपनी कानों में गूंजने लगे क्योंकि एक बार शौमिक ने भी उससे यही कहा था। रूही हैरान होकर जल्दी से अरमान की तरफ मुड़ गई। यो रूही ने दांत पीसते हुए कहा। तभी अरमान ने रूही की बात को बीच में ही कटते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो इतनी जल्दी गुस्सा हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रूही ने चिढ़ते हुए बोला। तो क्या पसंद है, अरमान ने धीरे से पूछा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, रूही ने रुड होकर कहा। तभी अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मत बताओ, एक बात कहूं। इतना कहकर अरमान थोड़ा झुका और रूही के कान के पास अपना चेहरा लाया। जब शौमिक ने मुझे कहा कि उसने शादी कर ली तो मैं यही सोचता था कि पता नहीं किस लड़की से शादी की होगी, बट तुम्हें देखकर लग रहा है कि उसकी पसंद लाजवाब है। रूही ने अरमान को खा जाने वाली नजरों से देखा क्योंकि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये बात रूही को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी अरमान ने आगे कहा, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बट मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा। चैप्टर 106 जिसकी जैसी औकात होती है वो वही आता है। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मुझे से मिलकर खुशी नहीं हुई। आई लाइक्ड, अरमान ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा। पता नहीं कहाँ फंस गई, रूही ने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। तभी अरमान ने मन में कहा, फंसोगी तो अब तुम मेरी जान। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं शौमिक ने तुम्हें दोस्त कैसे बना लिया, रूही ने चिढ़ते हुए अरमान को देखा। क्यों, दोस्त बनाने के लिए कोई रूल्स होते हैं, अरमान ने छोटी आंखें करते हुए रूही को देखा। नहीं बट तुम जैसे हो वैसे, छोड़ो मैं भी किससे कह रही हूँ, रूही ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, अरमान ने अपनी गर्दन झुकाकर रूही से कहा। तभी रूही ने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। रूही ने अपना फोन निकला और राज को कॉल किया। जब राज ने फोन उठाया तब कहा, हो तुम। वो अचानक मॉम की तबीयत बिगड़ी गई इसलिए उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, राज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। ओके, अपनी मॉम का ख्याल रखना, रूही ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? जी नहीं, रूही ने नकली स्माइल करते हुए आगे कहा। मिस्टर मालिक, आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं है। ओह रियली, ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी मैं किसी की तरह दिल में कुछ और मुंह पर कुछ और ये लेकर नहीं चलता हूँ, अरमान ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। ये आपके लिए अच्छी बात होगी पर मेरे लिए नहीं, रूही ने सख्त आवाज में कहा। वैसे शौमिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और साथ ही बिजनेस पार्टनर भी, अरमान ने जब ये कहा तो रूही ने अरमान की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। तो इस हिसाब से हम भी कहीं ना कहीं दोस्त हुए, अरमान ने बात को घूमते हुए कहा। जी नहीं, और हाँ हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और वो भी काम होने तक, रूही ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर रूही जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, हे रूही तुम यहाँ। तभी रूही ने साइड पर देखा जहां से वो आवाज आई थी। रूही ने देखा कि शेखर उसके पास आ रहा है। हेलो मिस्टर मालिक, शेखर ने अरमान को देखते हुए आगे हाथ बढ़ाया। तभी अरमान ने शेखर के हाथ को इग्नोर कर दिया और कहा, हेलो, वैसे आपके बारे में काफी कुछ सुना था, आज देख भी लिया। वैसे मैंने सुना है आप सुर्खियों में काफी ज्यादा आते हैं, शेखर ने जब अरमान से कहा। तभी अरमान ने शेखर को टोंट मरते हुए कहा, हम क्योंकि जिसकी जैसी औकात होती है वो वही आता है। पता नहीं किस चीज का इतना घमंड है, रूही ने मन में अरमान की बात सुनते हुए कहा। तभी शेखर ने रूही से कहा, वैसे रूही मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ आओगी। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, रूही ने इतना कहकर धीरे से कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ आऊंगी। कुछ कहा तुमने, शेखर ने रूही को कंफ्यूज होकर पूछा। नहीं, यू लुक गॉर्जियस, शेखर ने रूही की तारीफ करते हुए कहा। शानदार तो लगोगी ही, आखिरी मेरी पसंद के जो कपड़े पहने हैं, अरमान ने धीरे से रूही की कान में कहा। वही रूही ये बात सुनकर शॉक और कंफ्यूज दोनों ही थी। क्या, रूही ने कंफ्यूजन भरी नजरों से अरमान को देखते हुए कहा। मैं रूही से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ, अरमान ने शेखर को देखते हुए कहा। शेखर अच्छे से जानता था कि अरमान बहुत पहुंची हुई चीज है। या शो, शेखर वहां से चला गया। तभी अरमान ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, जानकर अनजान बन रही हो या अनजान बनकर जानना चाहती हो? What do you mean? रूही अभी भी कंफ्यूज थी। तभी अरमान ने कहा, जो तुमने ड्रेस पहना है वो मैंने ही तुम्हें गिफ्ट भेजा था।
तुम झूठ बोल रहे हो ना। रूही को अब समझ नहीं आ रहा था कि अरमान सच बोल रहा है कि उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी अरमान ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? तुमने इस ड्रेस के साथ रखा नोट नहीं पढ़ा? नहीं, रूही ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, इस ड्रेस के साथ कोई नोट नहीं था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, पर जब तुम घर जाओ तो एक बार बॉक्स चेक कर लेना, अरमान ने रूही को बड़े आराम से कहा। अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेस तुमने भेजी है तो मैं कभी इस ड्रेस को नहीं पहनती, रूही ने थोड़ा गुस्से में कहा। ओह रियली? तभी तो गॉड ने तुम्हें उस नोट को नहीं दिखाया, क्योंकि गॉड भी चाहते हैं कि तुम ये ड्रेस पहनो, अरमान ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। इडियट, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। अरमान रूही के पास से चला गया। वहीं दूसरी तरफ राज काफी उदास बैठा था और कुछ सोच रहा था। मुझे रूही को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं करना भी तो क्या? राज ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। मुझे रूही को हाँ कहना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से वो आज पार्टी में फंस गई है और मैं गधा यहाँ घर पर आराम से बैठा हूँ, राज ने गिल्टी फील करते हुए कहा। बट मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे उनकी बात भी तो माननी थी। राज काफी उदास होकर खुद से ही बातें कर रहा था। वही पार्टी में अरमान बीच में आया, उसके हाथ में माइक था। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, बट ये पार्टी उस सक्सेस के लिए रखी गई है जो वालिया इंडस्ट्री और मालिक इंडस्ट्री के बीच हुई है। अरमान इतना कहकर थोड़ा आगे आया और कहा, मैं और वालिया कंपनी दोबारा एक साथ काम करने वाले हैं। तभी सब लोगों की तालियों की आवाज वहां गूंजने लगी। अरमान रूही के पास आया और उसकी तरफ हाथ आगे करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं डांस तो करना चाहती हूँ, बट तुम्हारे साथ नहीं, रूही ने रुड होकर जवाब दिया। तभी अरमान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आगे मेरे साथ नहीं करना चाहती तो किसके साथ करना चाहती हो? तुम्हें जानने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, शेखर के साथ। इतना कहकर रूही वहां से शेखर के पास चली गई। शेखर, क्या कुछ देर के लिए हम डांस कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे मिस्टर मालिक के साथ डांस नहीं करना है। यस ऑफ कोर्स, शेखर और रूही डांस करने चले गए। वही उनको डांस करता हुआ देख अरमान का खून खोल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो शेखर का मर्डर कर दे। अरमान के हाथ में जो वाइन का ग्लास था उसे अरमान ने कसकर पकड़ लिया और एक झटके में वो ग्लास टूट गया, जिससे अरमान के हाथ से खून बहने लगा। अरमान गुस्से से वहां से अपने कमरे में चला गया। अरमान को काफी गुस्सा आ रहा था। अरमान गुस्से से इधर से उधर घूम रहा था। रूही सिर्फ मेरी है, मैं उसके लिए शौमिक को मार सकता हूं, तो फिर शेखर क्या चीज है? अरमान ने इतना कहकर उसी हाथ से दीवार में पंच मार दिया, जिससे और भी ज्यादा खून निकलने लगा। उस रूही को क्या लगता है वो मुझे से खेल खेलेगी? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा और उसे आखिरकार मेरे पास ही आना होगा। अरमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी सुमित वहां आया। बॉस, आपके हाथ से खून निकल रहा है। सुमित ने फास्ट एंड बॉक्स लिया और अरमान के हाथ को साफ करने लगा। तभी अरमान ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, उस लड़की को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है, मुझे उसे अपने तरीके से समझना होगा। अरमान की बात सुनकर अब सुमित को भी डर लग रहा था। वही अरमान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके हाथ से इतना ज्यादा खून निकल रहा है। उसकी आंखों के सामने तो बस रूही और शेखर की डांस करती हुई तस्वीर नजर आ रही थी, जिससे उसका खून खोल रहा था। अरमान उठा और अपने बेडरूम में लगी रूही की तस्वीर के पास गया और कहा, मिसेज वालिया, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी। चैप्टर 107। अरमान शौमिक के ऑफिस में। कल सुबह ही हम वालिया इंडस्ट्री जाएंगे। पहली मीटिंग में अपनी जान के साथ करना चाहता हूँ, अरमान ने उस तस्वीर में रूही के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ रूही ने जब देखा कि अरमान पार्टी में नहीं है तो वो जल्दी से पार्टी से चली गई। थैंक गॉड उस फ्लटी इंसान से पीछा छूटा, रूही ने कार की विंडो के बाहर देखते हुए कहा, और शौमिक की यादों में खो गई, क्योंकि आज उसे शौमिक की याद आ रही थी। पता नहीं मुझे शौमिक की इतनी याद क्यों आ रही है, रूही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। रूही कुछ ही देर में घर पहुंच गई। रूही अपने रूम में गई तो उसने जल्दी से उस बॉक्स को देखा, क्योंकि जब वो रूम में गई तब उसकी नज़र उस बॉक्स पर गई और उसे अरमान की कही हुई बात याद आई कि उसमें एक नोट भी था। रूही ने जल्दी से उस बॉक्स को खोला और उसने देखा तो सच में एक नोट था, जिस पर लिखा था, खूबसूरत चीज के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट, और नीचे साइड पर ए लिखा था। ओह गॉड, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ जो मैंने ये नोट नहीं देखा, रूही ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा।
तभी वो घटिया इंसान मेरे साथ ऐसे बात कर रहा था। उसे लगा कि मैं इतना बोलकर रूही रुक गई। रूही ने वो नोट को फाड़कर फेंक दिया और अपने वार्डरोब से नाइट सूट निकलकर बाथरूम में चली गई। उसने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए और अपने एक सर्वेंट को बुलाया, ये बॉक्स ले जाकर मिस्टर मालिक को दे दो। रूही ने थोड़ा गुस्से से उस बॉक्स को देखते हुए कहा, ओके मैम। वो सर्वेंट वहां से चला गया। मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दूंगी। रूही इतना सोचकर बेड पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटा ऐसे ही गुजर गया पर रूही को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए रूही उठी और साइड ड्रॉवर खोलकर कुछ दवाई खा ली, जिससे रूही को कुछ ही देर में नींद आ गई। अगली सुबह रूही कॉलेज नहीं गई, इसलिए वो घर में ही स्टडी करने वाली थी। तभी उसका फोन बजा। रूही ने देखा कि फोन विक्की का है तो उसने फोन उठा लिया। हाँ बोलो विक्की, रूही ने फोन उठाते हुए कहा। मैम आपको अभी ऑफिस आना होगा, अभी एक अर्जेंट मीटिंग है। विक्की ने जब ये कहा तो रूही ने ओके कहकर फोन रख दिया। रूही ने जल्दी से कपड़े चेंज किया और बिना नाश्ता किया ही घर से ऑफिस के लिए निकल गई। रूही ने स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था जो वन साइड शोल्डर था। रूही ने पोनीटेल बांधी थी और गले में एक सिंपल सा लॉकेट पहना था। रूही जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई। रूही ऑफिस आई तो उसने अपने केबिन में विक्की और राज को बुलाया। रूही ने विक्की की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अचानक मीटिंग किस लिए? मिस्टर मलिक मीटिंग करना चाहते हैं, हमें भी नहीं पता वह किस लिए मीटिंग कर रहे हैं। विक्की ने अपनी एक आईब्रो को खुजलते हुए कहा। मिस्टर मलिक के साथ पिछले 7 साल से बॉस बिजनेस कर रहे हैं, विक्की ने रूही को इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा। क्या हमारे पास सब रिकॉर्ड है? रूही ने राज से पूछा। यस ये रहे। इतना कहकर राज ने रूही को एक फाइल दी। तभी रूही ने विक्की से कहा, तुम जा सकते हो। इतना कहकर रूही उस फाइल को देखने लगे। रूही फाइल देख रही थी, तभी राज ने कहा, सॉरी रूही। रूही ने कंफ्यूज होकर राज की तरफ देखा और पूछा, किस लिए? तभी राज ने गिल्टी फील करते हुए कहा, कल नहीं आ पाया, उसे वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। इतना कहकर तू ही फिर से फाइल देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्की ने अपना फोन निकाल और किसी को मैसेज टाइप किया और वहां से अपने केबिन में चला गया। विक्की अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने निक्की को मैसेज किया, क्या आज रात का डिनर हम साथ कर सकते हैं? कुछ ही देर में निक्की का मैसेज आया, ओके। तभी विक्की ने एक स्माइल वाला इमोजी निक्की को सेंड किया। अच्छी ने भी स्माइल वाला इमोजी विक्की को सेंड किया। इधर रूही ने उस फाइल को देखकर राज से पूछा, क्या मिस्टर मलिक ने हमारी कंपनी में 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं? तभी राज ने जवाब दिया, यस रूही, क्योंकि यह फाइल मुझे खुद बॉस ने दी थी और मैं इस फाइल को संभाल कर अपने लॉकर में रखी है। तभी रूही ने कंफ्यूज होकर कहा, बट शौमिक के पास तो काफी पैसा है, तो उसने मिस्टर मालिक से 5,000 करोड़ अपनी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किए होंगे? शायद दोस्ती की वजह से। तभी राज ने रूही से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। रूही ने राज की बात को एग्री करते हुए कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। इतना कहकर रूही अपनी जगह पर बैठ गई और राज भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद विक्की रूही के केबिन में आया, मिस्टर मालिक आ गए हैं। ठीक है, तुम उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ। रूही ने जब विक्की से कहा तो विक्की ने जल्दी से कहा, सॉरी रूही मैडम, बट बॉस और मिस्टर मलिक जब भी आते थे तब वो बॉस की केबिन में ही मीटिंग करते थे, इसलिए मिस्टर मलिक यही आ रहे हैं। क्या मुसीबत है यार? रूही ने मन में सोचते हुए विक्की से कहा, ओके। वही रूही का ये सुनकर मुंह बन गया और उसे अब गुस्सा आ रहा था, पता नहीं शौमिक ने किस मुसीबत को पल रखा है। रूही सोच ही रही थी कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और रूही अपनी सोच से बाहर आए। अरमान अपने मैनेजर सुमित के साथ आया था और विक्की भी साथ में ही था। रूही अपनी चेयर से खड़ी हुई, अरमान भी डेस्क के पास आया और रूही की तरफ आगे हाथ बढ़ाया। दोबारा मिलकर अच्छा लगा। रूही अरमान से बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलना चाहती थी, पर वहां विक्की खड़ा था इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो, इसलिए उसने अपना हाथ आगे किया और अरमान से हाथ मिलाया। रूही ने जब अरमान से हाथ मिलाया तभी उसने एक झटके में अपना हाथ पीछे कर लिया। सीट रूही, इतना कहकर अपनी चेयर पर बैठ गई। अरमान भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मिस्टर मालिक कॉफी? विक्की ने अरमान से पूछा। या श्यो। अरमान ने विक्की को जब कॉफी के लिए हाँ कहा तो विक्की वहां से चला गया। वही सुमित ने अरमान से कहा, बॉस में अभी आया।
इतना कहकर सुमित भी वहां से चला गया। तभी अरमान ने रूही से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने कोई ड्रेस वापस क्यों किया? आई थिंक मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती, और नहीं ये हमारी मीटिंग का टॉपिक है, रूही ने रुड होकर जवाब दिया। अभी अरमान ने कहा, आई लाइक्ड अचानक मीटिंग करने की वजह मैं जा सकती हूँ। रूही ने शक भरी नजरों से अरमान को देखा, क्योंकि अरमान रूही के करीब होने की कोशिश कर रहा था। ये बात रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए जाए जो मैंने शौमिक को दिए थे। अरमान ने जब ये कहा तो रूही काफी शॉक थी। वॉट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रूही ने गुस्से में कहा। मेरा दिमाग तो पहले से ही ठीक है, पर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा, अरमान ने तिरछी स्माइल करते हुए रूही से कहा। अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है, क्या तुम सच में शौमिक के दोस्त हो? रूही ने शक भरी नजरों से अरमान को देखा। अगर इंसान अपने पैसे मांग ले तो उसमें क्या बुराई है? अरमान ने रूही से कहा। तब रूही ने अरमान से कहा, ठीक है, मैं मैनेजमेंट टीम से बात करती हूँ। अरे तुम तो इतनी जल्दी मान गई। वैसे एक बात बताऊं, मैं मजाक कर रहा था, अरमान ने हंसते हुए कहा। यो तभी रूही का फोन बज। रूही ने देखा तो डॉक्टर मयूरी का फोन था। रूही ने जल्दी से फोन को कट कर दिया। अभी अरमान ने रूही से कहा, अगर अर्जेंट कॉल हो तो तुम उठा लो। तभी रूही ने बिना देखे अरमान से कहा, नहीं। तभी पियून कॉफी लेकर वहां आया। उसने एक मग अरमान को और दूसरा मग रूही को दिया और वहां से चला गया। तुम्हें तो कॉफी नहीं पसंद है ना? अरमान की बात सुनकर रूही ने अरमान को शक भरी नजरों से देखा, क्योंकि अरमान को कैसे पता कि उसे कॉफी नहीं पसंद? तुम्हें कैसे पता? रूही ने अरमान को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। तभी अरमान ने कहा, मैं जिसके साथ काम करता हूँ उसकी सारी डिटेल मेरे पास होती है। चैप्टर 108 सॉरी मोहतरमा, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। आपनी बकवास बंद करो, और तुम्हें मजाक करना अच्छा लगता होगा बट मुझे नहीं, रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। तभी अरमान ने हंसते हुए कहा, सॉरी मोहतरमा, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। वैसे मैं यहाँ हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। तभी रूही का फोन दोबारा बजा। रूही ने अरमान को देखा और फोन कट कर दिया और अरमान से कहा, मुझे नहीं पता तुम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। रूही ने शौमिक की कंपनी ज्वाइन की थी, पर वो अभी भी काफी कुछ नहीं जानती थी। मैं ये प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अरमान ने रूही की एक फाइल देते हुए कहा। रूही ने अरमान के हाथ से वो फाइल ली और देखने लगी। तभी रूही का फोन दोबारा बजा। मिसेज वालिया, फोन उठा लीजिए। आपको नहीं, पर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरमान इस वक्त बिल्कुल भी मजाक या हंसी के मूड नहीं था। तभी रूही ने फोन रिसीव किया तो डॉक्टर मयूरी ने कहा, रूही आज चेकअप करवाने आना था, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? सॉरी मैं नहीं आ सकती हूँ और मेरी तबीयत ठीक है, डोंट वरी। रूही ने जब ये कहा तो अरमान बस रूही को शक भरी नजरों से देख रहा था। रूही चेकअप जरूरी है, फिर भी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर मयूरी ने फोन रख दिया। वही रूही थोड़ा परेशान हो गई थी। तभी अरमान ने रूही से पूछा, एनी प्रॉब्लम? नो, एवरीथिंग इज फाइन। रूही उस फाइल को देखने लगी। मिस्टर मालिक, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इतना कहकर रूही ने एक गहरी सांस ली और कहा, बट शौमिक ने साइन किया है तो मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगी और राज इसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। हो, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम देखोगी। अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया, जिससे रूही हैरान भी थी और गुस्सा भी। बट मैं ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कब कहा कि ये तुम अकेले हैंडल करोगी? अरमान ने रूही को गौर से देखते हुए कहा। तभी रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट पर मैं और शौमिक काम करने वाले थे, अब शौमिक की जगह तुम हो तो हम दोनों काम करेंगे? अरमान मन ही मन हंस रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पर अकेले काम नहीं करूंगी, क्योंकि रूही को अच्छे से पता था कि उस प्रोजेक्ट के लिए उसे कई बार अरमान के साथ आउट ऑफ सिटी जाना होगा और वो अरमान को अच्छे से जानती थी, वो कितना प्लेबॉय टाइप का इंसान है। तो ठीक है, तुम अभी डिसाइड करो, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो या मेरे 5,000 करोड़ अभी देना चाहती हो? अरमान अब सीरियस था। रूही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूही ने मन में सोचा, 5,000 करोड़ अभी कैसे दे सकती हूँ? इससे तो कंपनी को भी काफी नुकसान होगा और इसके साथ अकेले काम भी नहीं करना चाहती हूँ। रूही काफी परेशान हो गई थी। रूही को सोच सोचकर चक्कर भी आ रहे थे। रूही ने जल्दी से आपने टेबल पर पड़ा पानी पिया। शौमिक किस मुसीबत में छोड़कर चले गए हो? क्या मैं सोचकर जवाब दे सकती हूँ? रूही ने परेशान होकर पूछा।
ठीक है, आज शाम तक का वक्त है, सोच लो। अरमान इतना कहकर वहां से उठ गया। तभी रूही ने जल्दी से कहा, सिर्फ शाम तक का वक्त क्यों ज्यादा है? अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। ठीक है, तुम जाओ। रूही इतना कहकर वहां से उठकर खड़ी हो गई। अरमान भी वहां से चला गया। इस घटिया इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं, रूही ने गुस्से में कहा। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने ऑफिस में आया और अपने केबिन में गया। कुछ देर बाद अरमान काम कर ही रहा था कि तभी उसका मैनेजर सुमित वहां आया। बॉस, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं, सुमित ने जब ये कहा तो अरमान ने लैपटॉप में सीसीटीवी में देखा और डेविल स्माइल करते हुए कहा, आने दो। अरमान के कहने पर सुमित ने उन लोगों को अंदर भेज दिया। सीट अरमान ने उन लोगों को बैठने को कहा। हु आर यू? अरमान ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं यश सिंघानिया हूँ, रूही का फादर मिस्टर सिंघानिया ने अरमान से कहा। मैं राघव जसपाल, तुम मुझे शौमिक का खास दुश्मन कह सकते हो, राघव ने अरमान से मुस्कुराते हुए कहा। और मैं मनीषा। मनीषा ने अरमान से जब ये कहा तो अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम तो शौमिक की दोस्त हो ना? दोस्त थी, बट अब नहीं। तभी अरमान की नज़र एक लड़के पर गई जिसकी उम्र 24 से 25 साल की होगी। तभी उसने कहा, मैं शौमिक का कज़न राहुल वालिया। राहुल वालिया शौमिक के चाचा का बेटा था। मिसेज अंतरा ने आपने बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था। राहुल थोड़ा बहुत शौमिक में मिलता था, उसकी आवाज़ और उसका फेस थोड़ा बहुत शौमिक जैसा ही था। तो क्या मैं यहाँ आने की खास वजह जान सकता हूँ? अरमान ने उन चारों को देखते हुए कहा। हम सब लोग चाहते हैं कि तुम शौमिक की कंपनी को, उसके बिजनेस को खत्म कर दो, राघव ने अरमान से कहा। जब उसने ये कहा तो उसके बोलने में साफ साफ नफरत दिखाई दे रही थी। और मुझे पता है तुम रूही को पसंद करते हो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, उसके बाद में तुम्हें अपनी 20% प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दूंगा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। इन सब का तो पता चलता है कि ये लोग शौमिक से नफरत करते हैं, पर तुम तो उसके भाई। अरमान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई वो मेरा कोई भी नहीं है, जब देखो तब उसने मेरा मजाक बनाया है। पर आप चारों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों का साथ दूंगा? अरमान ने शक भरी नजरों से उन चारों को देखा। क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, राघव ने जब ये कहा तो अरमान हंसने लगा। तुम सेल्फिश हो और तुम अपने बारे में ही सोचते हो। तभी मनीषा ने कहा। अरमान ने उसे देखते हुए तिरछी स्माइल करते हुए कहा, यू एब्सोल्युटली राइट, मैं सेल्फिश हूं बट मैं बेवकूफ नहीं हूं। अरमान खड़ा हुआ और उसने विंडो के बाहर देखा और बिना एक्सप्रेशन के कहा, मुझे पहले पैसा चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारा काम करूंगा। अगर डील मंजूर हो तो हम साथ में कम कर सकते हैं, वरना आप लोग यहां से जा सकते हो। ठीक है, हम लोग तुम्हारे अकाउंट में 500 करोड़ अभी ट्रांसफर कर देते हैं, राघव ने अरमान से कहा। तभी अरमान ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है, अब आप लोग यहां से जा सकते हैं, अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। वो चारों वहां से चले गए। अरमान लोगों को जाता हुआ देख रहा था। तभी सुमित केबिन में आया। बॉस, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं ये लोग यहां क्यों आए थे? तभी अरमान ने सुमित से कहा, शौमिक की बर्बादी की डील लेकर आए थे। तो क्या आपने एक्सेप्ट कर ली? ऑफ कोर्स, मुझे अपने पैसों से मतलब है और किसी से नहीं, तभी अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ रूही पर दादी का कॉल आया। रूही ने फोन उठा लिया। तभी दादी ने रूही से कहा, रूही बेटा, काफी दिनों से घर नहीं आया हो? वो दादी काम में बिजी थी, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, आज शाम को मैंने किसी खास इंसान को बुलाया है, इसलिए तुम यही डिनर करना। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। जल्दी ही शाम हो गई। रूही ऑफिस का काम खत्म करके सीधा वालिया हाउस चली गई। रूही जब वहां गई तो काफी शौक थी। रूही अंदर गई। ये इडियट यहाँ क्या कर रहा है, रूही ने मन में सोचा। तभी दादी ने रूही से कहा, रूही ये अरमान है, शौमिक का दोस्त। जी दादी, इन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर का ठरकी इंसान, रूही ने नकली स्माइल करते हुए दादी से कहा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, दादी ने रूही से कहा। तभी रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मैं फ्रेश होकर आए। इतना कहकर रूही अपने कमरे में चली गई। तभी दादी ने अरमान से कहा, मेरी बहू ऐसी ही है, उसकी बात का कब बुरा मत मानना। डोंट वरी दादी, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्या मैं घर देख सकता हूँ? अरमान ने चारों तरफ नजर दौड़ते हुए कहा। हाँ जरूर, दादी के कहने पर अरमान उठा और पूरे घर में किसी राजा महाराजा की तरह चलने लगा और घर को देखने लगा।
वहीं दूसरी तरफ रूही शॉवर लेकर बाहर आए। चैप्टर 109 में तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रूही शॉवर लेकर बाहर आई। उसने बाथरोब पहना था और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर वो अपने बालों को ड्राई करने लगी। तभी उसने आईने में देखा कि अरमान दरवाजे के पास खड़ा है। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। क्योंकि अरमान अब काफी अंदर तक आ गया था तभी रूही ने आपने बाथरोबे को कसकर पकड़ लिया। अरमान रूही के पास आ रहा था, वही रूही अरमान के ऐसा करने से पीछे हट रही थी। मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ यहाँ से, रूही ने गुस्से में जोर से कहा। तभी अरमान ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, रिलैक्स माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैं तो बस घर देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम बिना दरवाजा लॉक किए ही ऐसे घूमती हो, अरमान ने शरारती अंदाज में कहा। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, पर अभी यहाँ से जाओ, रूही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिससे अरमान ने हंसते हुए कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, बट तुम ये बताओ कि तुमने फिर क्या सोचा। ओह गॉड, रूही को अब इरिटेट हो रही थी। उसने अरमान को धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी बट अभी प्लीज यहाँ से जाओ। इतना कहकर रूही ने अरमान को धक्का देते हुए रूम से बाहर निकल दिया और रूम को लॉक कर दिया। जान बची तो लाखों पाए, रूही ने अपने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। रूही जल्दी ही चेंज करके नीचे आई। तभी रूही ने देखा कि विक्की और निक्की दोनों ही वहां है। निक्की तुम यहाँ, रूही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ मैंने ही इन दोनों को इनवाइट किया है ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे, मिसेज जानवी ने रूही से कहा। तभी रूही ने मिसेज जानवी को हक करते हुए कहा, माँ आप बेस्ट हो। इतना कहकर रूही और मिसेज जानवी दोनों ही मुस्कुराने लगे। सब लोग डिनर करने लगे। तभी अरमान ने रूही से कहा, कल शाम को हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली जाना है। क्या, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। अच्छे से सुनाई दिया, रूही ने अजीब मुंह बनते हुए कहा। तभी निक्की, मिसेज जानवी और दादी हैरान होकर रूही और अरमान को देख रहे थे। दादी, आपको नहीं लगता है कि रूही अरमान के साथ ज्यादा खुश रहेगी? निक्की ने जब ये कहा तो दादी ने भी हाँ में जवाब दिया। तभी निक्की के शैतानी दिमाग में कुछ चाल रहा था। वो उठी और सबको देखते हुए कहा, मेरा जरूरी कॉल है। इतना कहकर निक्की बाहर चली गई। निक्की ने बाहर जाकर अरमान की गाड़ी के टायर की हवा निकल ली और वापस घर में आ गई। सब लोग ने खाना खाया, उसके बाद विक्की और निक्की जाने लगे। तभी रूही ने विक्की से कहा, विक्की मुझे भी घर ड्रॉप कर दो। ओके मैम, विक्की ने रूही से कहा। तभी अरमान ने दादी से कहा, मुझे भी लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर अरमान भी वहां से उठ गया। एहसास तो हुआ कि दूसरों के घरों से जाना भी चाहिए, रूही ने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला। वही अरमान ने रूही की बात सुन ली थी, पर अरमान ने उसे इग्नोर किया और उन लोग के साथ ही बाहर निकल गया। मिस्टर मालिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहकर निक्की ने आगे हाथ किया। मिस्टर मालिक ने निक्की से हाथ मिलाया। मुझे भी, अरमान ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। उसके बाद रूही ने अरमान को नफरत भरी नजरों से देखा और गाड़ी में पीछे बैठ गई। वही अरमान ने देखा कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। सीट, अरमान ने गाड़ी के टायर पर लेट मरते हुए कहा। क्या हुआ मिस्टर मालिक? निक्की अरमान के पास आए और उससे पूछा। लगता है टायर पंचर हो गया है, दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, अरमान ने निक्की से कहा। तभी निक्की ने जल्दी से कहा, दूसरी गाड़ी मंगवाने की क्या जरूरत है, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नो थैंक्स, तुम कहो ना विक्की, हम इन्हें ड्रॉप कर देते हैं। निक्की ने विक्की को आंखें इशारा किया ताकि वो मिस्टर मालिक को आने के लिए कहे। अगर वो माना कर रहे हैं तो क्यों जिद कर रही हो, रूही ने गाड़ी की विंडो से देखते हुए कहा। तभी अरमान ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तुम लोग मुझे ड्रॉप कर दो। अरमान इतना कहकर रूही के साथ पीछे बैठ गया। इतना इस राक्षस से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ उतना ही ये पीछे पड़ गया है, रूही ने मन में कहा। रूही को चक्कर भी आ रहे थे। तुम जितना मुझे से दूर भागो मैं उतना तुम्हारे करीब रहूंगा मेरी जान, अरमान ने मन में कहा। विक्की, पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, रूही ने अपने फोन में देखते हुए कहा। उसे कुछ समझ नहीं पड़ रही थी, वो काफी वीक फील कर रही थी। ओके मैम, विक्की ने रूही से कहा। तुम मुझे से इतनी नफरत क्यों करती हो, अरमान ने धीरे से रूही से पूछा। मेरा तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है। इतना कहकर रूही फिर से आपने फोन में देखने लगी। उसे और ज्यादा चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से उसने फोन को भी बंद कर दिया और विंडो के बाहर देखने लगी।
कुछ ही देर में शौमिक का विला आ गया। विक्की ने विला में साइड पर गाड़ी पार्क की, तभी रूही गाड़ी से बाहर आई। रूही बिना कुछ कहे ही अंदर जा रही थी कि तभी निक्की ने कहा, बाय रूही, अपना ख्याल रखना। जिस वजह से रूही वहां रुक गई। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धड़म करके वहीं गिर गई। रूही, निक्की ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे अरमान और विक्की दोनों ही जल्दी से गाड़ी से बाहर आए। क्या हो गया है रूही को, निक्की ने घबराते हुए पूछा। 1 मिनट, इतना कहकर अरमान ने रूही को गोद में लिया और अंदर ले जाने लगा। वहीं विक्की ने जल्दी से फोन करके डॉक्टर वासु को बुलाया। अरमान ने रूही को उसके रूम में बेड पर लेटाया। रूही को क्या हुआ, वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? निक्की काफी परेशान हो गई थी। निक्की ने अरमान को देखा। 1 मिनट में अभी आए, इतना कहकर निक्की बालकनी में गई और उसने डॉक्टर मयूरी को फोन किया। निक्की को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि रूही के साथ ये फिर से हुआ था, जिससे वो अब काफी टेंशन में थी। निक्की रूही के पास आकर बैठ गई। विक्की भी रूम में आया। मैंने डॉक्टर वासु को कॉल किया है, वो अभी आते ही होंगे, विक्की ने निक्की को देखते हुए कहा। तभी निक्की ने विक्की को गुस्सा होकर देखा। तुम्हें किसने कहा था डॉक्टर वासु को कॉल करने को? निक्की खड़ी हुई और विक्की के पास जाकर पूछा। तभी विक्की ने निक्की से कहा, वालिया फैमिली के सभी मेंबर को डॉक्टर वासु ही चेक करते हैं, पर वो रूही को नहीं चेक करेंगे। निक्की ने गुस्से में कहा। पर क्यों? विक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी डॉक्टर वासु रूम में आए। निक्की उनके पास जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर वासु, आप रूही को चेक नहीं कर सकते हैं। पर क्यों? डॉक्टर वासु ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी अरमान ने निक्की के पास आकर कहा, निक्की देखो, बहस करने का टाइम नहीं है, रूही बेहोश है। नहीं अरमान, फिर भी डॉक्टर वासु चेक नहीं करेंगे। निक्की ने अरमान को भी माना कर दिया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो निक्की, रूही को इलाज की जरूरत है, अरमान ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। तभी डॉक्टर मयूरी वहां आ गई। क्या हुआ है रूही को? डॉक्टर मयूरी ने रूही के पास जाते हुए पूछा। वो अचानक बेहोश हो गई है, निक्की ने चिंता करते हुए कहा। तभी निक्की की नजर डॉक्टर वासु पर गई। डॉक्टर वासु, आप जा सकते हैं। डॉक्टर वासु को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। वहीं विक्की भी निक्की की हरकत को समझ नहीं पाया। डॉक्टर मयूरी ने रूही को चेक किया और निक्की से कहा, निक्की, रूही कमजोरी और नींद की वजह से बेहोश हो गई है। नींद की वजह से? निक्की ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि रूही तो काफी सोती थी, तो उसे नींद का प्रॉब्लम कैसे हो गया? हाँ, रूही 2 महीने से स्लीपिंग पिल्स ले रही है और दवा लेने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पाती है। डॉक्टर मयूरी ने निक्की को जब ये बताया तो निक्की हैरान थी, क्योंकि उससे ये पता ही नहीं है कि रूही स्लीपिंग पिल्स ले रही है। मुझे पता ही नहीं था कि रूही, इतना कहकर निक्की रोने लगी। निक्की ने रोते हुए कहा, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मैं दवाई लिख दे रही हूँ, पर रूही बिल्कुल भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही है। आज भी उसे मैंने चेकअप के लिए बुलाया था, पर वो नहीं आई। डॉक्टर मयूरी ने इतना कहकर रूही को इंजेक्शन दिया और दवाई लिख दी और वहां से चली गई। कुछ ही देर में रूही को होश आ गया। रूही ने जब आंख खोली तो निक्की उसके पास ही बैठी थी। निक्की, रूही, इतना कहकर बैठने जा रही थी। तभी निक्की ने रूही से कहा, रूही तू आराम कर। नहीं, मैं ठीक हूँ, रूही इतना कहकर बैठ गई और निक्की को सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी निक्की ने आंखों के इशारे से कुछ कहा, जिससे रूही ने गहरी सांस ली। मैं सच में ठीक हूँ, तुम खमाखा ही टेंशन ले रही हो, रूही ने निक्की को समझते हुए कहा। तभी रूही की नजर अरमान और विक्की की पर गई। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? अरमान ने रूही से पूछा। हाँ, वो एक्चुअली मुझे चक्कर आ गए थे, रूही ने अरमान से कहा। तभी अरमान ने रूही से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, हम फिर कभी दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, रूही ने अरमान से कहा। चैप्टर 110, अरमान का सच। मैं ठीक हूँ, तुम लोग जा सकते हो, रूही ने निक्की और सब को देखते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। निक्की और सब वहां से चले गए। अगले दिन रूही अपनी कॉलेज खत्म करके घर गई। रूही ने दिल्ली जाने के लिए बैग पैक किया और उसके बाद कपड़े चेंज करने चली गई। रूही कुछ ही देर में रेडी हो गई थी, तभी उसका फोन बजा। रूही ने देखा कि किसी अननोन नंबर से फोन आया है। रूही ने फोन उठा लिया। तभी, हेलो माय स्वीट हार्ट, क्या तुम रेडी हो? तभी सामने से एक मोहक आवाज सुनाई दी। वही वो आवाज सुनकर ही रूही को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी कोई स्वीट हार्ट नहीं हूँ और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला?
रूही ने गुस्से में कहा। तभी अरमान ने हंसते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर क्या तुम रेडी हो गए हो तो बाहर आने का कष्ट करोगी। हम इतना कहकर रूही ने फोन रख दिया। वही अरमान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रूही कुछ ही देर में नीचे आ गई। अरमान ने रूही के लिए दरवाजा खोला। रूही ने बिना अरमान को देखे ही बैठ गई। वही अरमान भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में अरमान की गाड़ी एयरपोर्ट के पास रुकी। अरमान ने गाड़ी पार्क की और रूही और अरमान दोनों ही जल्दी से फ्लाइट में बैठ गए। रूही चुपचाप अपनी बुक पढ़ रही थी कि तभी अरमान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी और शौमिक की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? रूही ने चिढ़ते हुए पूछा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने पहली बार तुम्हें कहाँ देखा था? अरमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो काफी क्यूरियस था ये जानने के लिए। पार्टी में रूही इतना कहकर फिर से बुक पढ़ने लगी। तभी अरमान ने दूसरा सवाल पूछा, तो तुम दोनों में से सबसे पहले प्यार किसे हुआ था? तभी रूही ने एक बटन प्रेस किया जिससे एक एयर होस्टेस गर्ल रूही के पास आई। जी मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आई वॉन्ट टू ऑन माई सीट, रूही ने उस एयर होस्टेस गर्ल से कहा। तभी उसने कहा, वाई? क्योंकि ये इंसान मुझे कब से परेशान कर रहा है, रूही ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा। तभी अरमान ने उस गर्ल से कहा, हे ब्यूटी ऑफ फूल गर्ल, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों के बीच छोटी सी फाइट हो गई है, तुम जा सकती हो। ओके सर, उस गर्ल ने अरमान को मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, रूही ने ये कहा, पर उसने रूही की बात को इग्नोर किया और वहां से चली गई। मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, रूही ने आपने दोनों हाथ की मुट्ठी कस ली और दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे बहस ही नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर रूही ने आपने मुंह पर सोल डालकर सो गई। कुछ ही देर में अरमान और रूही दिल्ली पहुंच गए। रूही और अरमान दोनों ही दिल्ली की 7 स्टार होटल में रुके। अरमान और रूही दोनों के ही कमरे अलग थे और साथ ही लग्जरी रूम थे। जाकर रेस्ट करो, हम कल सुबह लोकेशन देखने जाएंगे, अरमान इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। रूही भी आपने कमरे में चली गई। रूही थक गई थी इसलिए वो अपने बेड पर जाकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलती रही पर उसे नींद नहीं आई। रूही ने अपना जैकेट लिया और बाहर चली गई। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो ऐसे ही घूमते हुए एक मॉल में चली गई। रूही मॉल में बस इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसे देखकर रूही वही जम गई। शौमिक। रूही जल्दी से उस शख्स के पीछे जाने लगी क्योंकि रूही को लगा कि वो शौमिक है। वो शख्स काफी दूर था इसलिए रूही जल्दी से उसका पीछा करने लगी, पर अचानक वो गायब हो गया। शौमिक शौमिक, रूही इतना कहकर रोने लगी। तभी उसके शोल्डर पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान खड़ा था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरमान ने कंफ्यूज होकर रूही से पूछा क्योंकि रूही एक पार्टी में पहुंच गई थी। अरमान, मैंने अभी शौमिक को देखा, वो यही था। रूही ने अरमान से जब ये कहा तो अरमान रूही का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रूही, शौमिक मर चुका है, वो यहाँ कैसे होगा? अरमान ने रूही को समझते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ, वो यही था। रूही इतना कहकर रोने लगी। ठीक है, रोना बंद करो, अगर वो सच में था तो हम सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। इतना कहकर अरमान सीसीटीवी रूम में रूही को लेकर गया। हमें कुछ देर पहले की फोटोज देखनी है। इतना कहकर अरमान ने रूही को सभी सीसीटीवी फुटेज बताए, पर कहीं भी उसे शौमिक नहीं दिखाई दिया। अरमान रूही को लेकर होटल गया और रूही को उसके रूम में ले गया। रूही, तुम दवाई पी रही हो, शायद उस वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। पता नहीं, पर मैंने सच में शौमिक को देखा था। इतना कहकर रूही अरमान के गले लग गई। अरमान ने भी रूही को गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, रूही, हमने सीसीटीवी फुटेज भी तो देखा है, अगर शौमिक होता तो वो कहीं तो दिखता। अरमान ने रूही को कुछ देर बाद खुद से दूर किया और रूही से कहा, तुम यहाँ सो जाओ, मैं आगे काउच पर सो जाता हूँ, तुम काफी परेशान हो इसलिए। तभी रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वो बेड पर जाकर बैठ गई। तभी अरमान ने रूही से कहा, ज्यादा सोचना मत और आंख बंद करके शांत होकर सो जाना। रूही की आंख कुछ देर में ही लग लाई क्योंकि उसने दवाई पी थी। अरमान काउच पर आकर बैठा, तभी उसका फोन बजा। अरमान ने फोन उठाया, तभी सामने से आवाज आई, बॉस आपने जैसा कहा वैसा कर दिया है। गुड विक्की, अरमान ने कहा। तभी विक्की ने आगे कहा, कल निक्की ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे काफी मांगता हूँ।
तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसने रूही के लिए ही ये किया था, अरमान ने विक्की से कहा। तभी विक्की ने फिर से अरमान से कहा, बॉस अगर रूही मैडम को पता चल गया तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। आज उसने मुझे मॉल में देख लिया था पर मैंने सभी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी। अरमान ने इतना कहकर अपना मास्क निकला और मेरे में खुद को देखने लगा। क्या? विक्की ने थोड़ा शॉक होकर कहा। डोंट वरी, रूही को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं ही शौमिक हूँ। अरमान ने जब ये कहा तो विक्की ने खुद से कहा, आई होप कि ऐसा ही हो। मुझे तो कल डर लगा था जब निक्की ने आपसे हाथ मिलाया था। मैंने अपने हाथ में स्किन ग्लव्स पहने थे। मुझे पता है कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी सच्चाई बाहर आ सकती है, इसलिए तो डॉक्टर वासु ने ये सब किया है। अरमान ने मास्क को देखते हुए कहा, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता तब तक मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी पता चले। मेरा खुद का भाई ही मेरा दुश्मन बनकर बैठा है, अरमान ने नफरत भरी आवाज में कहा। आज तक हम पता ही नहीं चला कि राहुल सर भी ऐसा कर सकते हैं। विक्की ने अरमान से जब ये कहा तो अरमान ने कठोर आवाज में कहा, अरमान बनकर यही तो जानना है कि कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है। तुम बस रूही का ख्याल और उस पर नजर रखना क्योंकि ये शांत नहीं बैठेगी, अरमान ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके, विक्की ने कहा। उसके बाद अरमान ने फोन कट कर दिया। अरमान ने फिर से अपना मास्क पहन लिया और विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। सॉरी रूही, बट मुझे ये करना ही होगा। अरमान इतना कहकर आसमान में चांद को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूही को नींद में बेचैनी हो रही थी। वो नींद में ही बड़बड़ रही थी, शौमिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूही नींद में बक बक कर रही थी। रूही पसीने से लथपथ हो गई थी। तभी उसने नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, शौमिक शौमिक। रूही की लाइफ सुनकर जल्दी से अरमान रूही के पास रूम में आया जो अभी नींद से उठकर बैठ गई थी। क्या हुआ? अरमान ने परेशान होकर रूही से पूछा। तभी रूही अरमान के गले लग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यही हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अरमान ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा। वही रूही ने भी कसकर अरमान को पकड़ लिया। प्लीज तुम कहीं मत जाना, रूही ने जब ये कहा तो अरमान ने जल्दी से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रूही की आंखें नम हो गई थी। अरमान और रूही वही बेड पर एक साथ सो गए। कब अरमान की भी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।